अनपढ़ बहू। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें रमेश और उसके माता पिता रहते थे। रमेश एक सिपाही के रूप में तैनात था। वह अब की बार छुट्टी में अपनी बहन के पास गांव आया हुआ था। गांव में आकर उसे अपने बचपन के दिन की यादें ताज़ा हो गई। वह हर साल अपनी बहन के पास कुछ दिन के लिए उसके पास आ जाता था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन उसने गाँव में एक लड़की देखी। वह लड़की उसकी बहन के पड़ोस की थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर उसने अपनी बहन को कहा कि तुम इस लड़की से मेरी शादी की बात चलाना, क्योंकि इस लड़की से सुंदर मुझे कोई नज़र नहीं आती। ठीक है भैया। आज उसकी बहन ने उसका रिश्ता उसी लड़के से करवाने के लिए उसने अपने भाई को अपने गांव बुलाया था। वह अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन को बोला कि इस लड़के के माँ बाप से तुमने मेरी शादी की बात की। उसकी बहन बोली, हाँ मैंने इसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। यह लड़की हमारी जाति की नहीं है। वह बोला, मुझे जाति से कुछ नहीं लेना। उसकी बहन बोली, उसके पिता के पास देने के लिए इसका इतना दहेज भी नहीं है। वह अपनी बहन को बोला, बहना मुझे दहेज नहीं लेना देना, क्योंकि यह मुझे इतनी पसंद आई है कि वह चाहे किसी भी जाति की हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बहन बोली, मेरे भाई उस लड़की के 5 भाई बहन हैं। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। एक महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना ही भूल गई, यह लड़की अनपढ़ है, इसने पढ़ाई नहीं की है। इसके माता पिता ने इसे स्कूल में नहीं भेजा। यह लड़की इतनी सुंदर है कि कोई भी लड़का उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। वह अपनी बहन से बोला, मेरी बहन मुझे तो सुंदर बीवी ही पसंद है। अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे मिलवाना है, इसे सारे कायदे कानून में से सिखा दूंगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि मेरा भाई कितना दिलदार है। उसने सुमन के माता पिता को बुलाया। उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखकर कहा, हमें भला शादी से क्यों इनकार होने लगा। हमें रिश्ता मंजूर है। इस रास्ते से हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक शर्त पर हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमारे पास अपनी लड़की को देने के लिए दहेज नहीं है। अरे हमें दहेज नहीं लेना है। उसने उनके मम्मी पापा को कहा कि कल शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है, आप हम दोनों की कल ही शादी करवा दो। अभी मुझे भी छुट्टी है, परंतु ना जाने मुझे कब युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी के पश्चात अपने बूढ़े माँ बाप की इच्छा को अवश्य ही पूरी कर दूँ। लड़की वाले मान गए। उन्होंने दूसरे ही दिन रमेश और उनकी शादी कर दी। उसने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, अगले साल मैं फिर आपके पास आऊँगा। यह कहकर उसने अपनी बहन से विदा मांगी। शादी करके अपने घर वापस आ गया था। उसकी पसंद को देखकर लोग उसे कहते, वाह क्या सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। रमेश अपने मन में कहीं ना कहीं सोच रहा था कि पहले उसे समाज में उठने बैठने के तरीके सिखा देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे यूँ नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि गाँव के रहन सहन और शहर के तौर तरीक़ों में दिन रात का अंतर है। वह सुमन को अपने साथ होटलों में ले जाने लगा। वह उसके परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई, लेकिन पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल शून्य थी। उसने कक्षा तक की भी पढ़ाई नहीं की थी। उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। जब भी वह अपने घर छुट्टी पर आता तो उसे लेकर अपने दोस्तों से मिलवाता। उसके माँ बाप ने उसे एक दिन ज़रूर कहा था कि बेटा बहू देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु है तो हमारी तरह अनपढ़, क्योंकि अब तो घर में 3 अनपढ़ इकट्ठे हो गए हैं। अपने बच्चों को भी यह पढ़ा नहीं सकेगी और तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। जब तुमने शादी कर ही ली है तो अब हम यह क्या कह सकते हैं। रमेश को युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ चुका था। उसे दूसरे दिन ही रणभूमि में जाना था। उसने अपनी पत्नी से विदा ली। उसकी पत्नी ने रोते हुए अपने पति को विदा किया। वह बोला, अरे पगली, अपने पति को हंसते हुए विदा करते हैं, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर तो किसी भाग्यवान को ही मिलता है। तुम्हें तो अपने पति पर गर्व करना चाहिए। वह उसे जाते हुए उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। रमेश को गए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। एक दिन उसका देवर घर आया और बोला, भाभी जी घर पर भैया नहीं है तो आपका मन नहीं लगता है, इसलिए आप अपने मायके रहने चले जाओ। तभी उसके घर पर चिट्ठी आई। डाके चिट्ठी देकर गया। जब उसने चिट्ठी शब्द सुना तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा कि शहर से चिट्ठी आई है। फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता देखकर उसके ससुर भी रोने लगे। उसने अपने देवर को बुलाया। उसके देवर को पता चल चुका था कि शहर से चिट्ठी आई है। जब उसने अपनी भाभी को रोते देखा तो बोला, भाभी मैं बाज़ार जाकर सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि शहर से फ़ोन आ चुका था कि गाड़ी 11 बजे के करीब आग घर पहुँचेगी। उसको रोता देखकर आसपास की औरतें भी इकट्ठा होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन सभी को मालूम नहीं था कि चिट्ठी खुशी के अवसर पर भी भेजी जाती है। उन्हें तो ये मालूम था कि चिट्ठी तो मरने पर ही भेजी जाती है। फ़ोन पर आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। उसका देवर जाकर सामान ले आया था। उसके माँ बाप ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। उसने फ़ोन पर सुना था कि गाड़ी 11 बजे घर पहुंच जाएगी। उसके घर में लोगों को इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसके घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं बची थी। 11 बजे के करीब एक पुलिस की जीप उनके घर के पास खड़ी थी। उसमें से रमेश नीचे उतरा। उसने हैट पहन रखा था। उसने जैसे ही घर में सन्नाटा देखा तो वहाँ से रोने की आवाज़ सुनी तो उसके कानों में सीटियाँ बजने लगी। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी पत्नी को तो कहीं कुछ तो नहीं हो गया, मेरी बूढ़ी माँ या पिता को तो कुछ नहीं हो गया जो लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं।
उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह दौड़ा दौड़ा अंदर गया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ प्रणाम। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर चौंकी और उसे देखकर खुश हुई। वह बोली, हे भगवान, क्या अनर्थ कर डाला, बहू ने हमें क्या खबर दी। रमेश बोला कि मैंने अपने आने की खबर आपको चिट्ठी के माध्यम से दी थी। वह बोला, और फ़ोन पर यह भी कहा था कि 11 बजे तक हम आ जाएंगे। रमेश की बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास आकर बोली, अरे तुमने यह क्या कर डाला, मेरा बेटा तो जिंदा है। वह बोली कि आज सुबह ही डाके चिट्ठी देकर गया था, मुझे क्या पता था कि चिट्ठी में अच्छी खबर भी होती है, मुझे तो पता था कि चिट्ठी में बुरी खबर ही होती है। यह बातें मैंने मोहल्ले में अपनी सहेलियों को बताई। जिसने सुना वह भी यहाँ आए बिना न रह सका। रमेश को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए सुंदर बहू का चुनाव तो कर लिया, मगर उसे तौर तरीके सिखाने के बजाय उसे शिक्षा दिलवा दी होती तो आज उसकी जगह मैं हंसी नहीं होती। वह सारी जनता को संबोधित करते हुए बोला, मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और मैंने सोचा कि वह भी मुझे मेरे तौर तरीके सिखाकर मुझे खुश कर देगी। उसने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की और सफल भी हो गई, पर कहीं ना कहीं मैं यह भूल गया कि सब तौर तरीक़ों से भी सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य की शिक्षा। इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाए, वह कभी निराश नहीं होगा। बिना शिक्षा के उसका जीवन अधूरा है। इसीलिए शिक्षा, चाहे वह नौजवान हो या बड़ा, हर एक व्यक्ति को शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस बात के लिए मैं सुमन को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैंने उसे कभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जोर नहीं लगाया। आज सबके सामने मैं यह प्रण लेता हूँ कि अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। उसने सुमन का हाथ पकड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलवाया और कहा कि मेरी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ है, इसके पिता ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, परंतु आज से मैं इसे पढ़ लिख कर इतना काबिल बनाऊंगा, मैं चाहे जीवित रहूं या नहीं, मैं अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दिलवा सकती है। उसने शिक्षा केंद्र जाकर अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए एक खत लिखा। उसकी पत्नी ने शिक्षा केंद्र में जाना स्वीकार कर लिया था। वह वहाँ पर जाकर काफ़ी कुछ पढ़ना लिखना सीख गई थी। जब वह अपने मायके आई तो अपनी माँ को भी उसने कुछ पढ़ना लिखना सिखा दिया था। यह कहानी उस समय की है जब चिट्ठी के माध्यम से ही संदेश भेजे जाते थे। अब उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अब रमेश बहुत खुश था। अब सुमन आसपास के बच्चों को भी पढ़ाने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।